हिस्ट्री में हमने राजवंश स्टार्ट किए थे। राजवंश में हमने पहला राजवंश स्टार्ट किया था आमेर राजवंश। आमेर राजवंश की हालांकि मैंने आपको 5-6 राजा करवा दिए थे, फिर भी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं उसकी, फिर नेक्स्ट राजा पर मूव करते हैं। आमेर राजवंश का जो पहला राजा था वो था दुल्ले राय या तेजकरण। आपने इनके लिए एज ए नोट्स बस इतना इतना ही पढ़ना है, जितना यहाँ पे लिखा है इसी के ही नोट्स बना लेना, और यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर हिस्ट्री में पूछे जाते हैं तो जो पहला राजा था तेजकरण, जिसे दुल्ले राय भी कहा जाता है, इसने अपनी पहली राजधानी क्या बनाई थी? दौसा। दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? जमुआ रामगढ़। ये कहाँ का रहने वाला था? ये ग्वालियर का रहने वाला था। ग्वालियर का रहने वाला था। ग्वालियर से जब उत्तर दिशा की ओर चला तो रास्ते में दौसा आया। दौसाओं में मीनाओं को हराकर उसने अपने कछवाहा राजवंश की स्थापना कर दी। तो कछवाहा राजवंश की का संस्थापककर्ता, मूल पुरुष, आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तेजकरण या दुल्ले राय को कहा जाता है। इसने अपनी पहली राजधानी क्या बनाई थी? दौसा। राजधानियों से क्वेश्चन आता है, आमेर राजवंश की पहली राजधानी, दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी क्या थी, किसने बनाई थी? तो जो दो पहली राजधानियां थी, दोनों की दोनों किसने बनाई थी? तेजकरण ने बनाई थी। पहली दौसा और दूसरी जमुआ रामगढ़। इस जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर, इस जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र क्या ढूंढाड़ है। पवित्र स्थलों में अजमेर का पुष्कर बहुत पवित्र स्थलों में माना जाता है, तो ये जमुआ रामगढ़ भी उसी टाइप की चीज़ होगी। तो इसकी तुलना किससे कर दी गई? पुष्कर से। ढूंढाड़ का पुष्कर, जमुआ रामगढ़। इसके बाद जो दूसरा राजा आया उसका नाम था कोकिलदेव। कोकिलदेव, कोकिलदेव में आपने एक ही सन याद रखना है, 1207। ये 1137 है स्थापना। कोकिलदेव 1207। इन्होंने 1207 में किसको राजधानी बनाया? आमेर को। आमेर को राजधानी बनाया। तो कछवाहा वंश की तीसरी राजधानी क्या थी? आमेर। किसने बनाई थी? कोकिलदेव ने। कब बनाई थी? 1207 में। और ये राजधानी कब तक रहेगी? ये रहेगी 1727 तक। 1727 तक। तो 1727 तक आमेर राजधानी रहेगी। 1727 में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा जयपुर को राजधानी बना दिया जाएगा। जयपुर शहर का निर्माण किया जाएगा, जयपुर को राजधानी बनाया जाएगा, जो 30 मार्च 1949 तक इसकी राजधानी रहेगी। फिर 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर पूरे राजस्थान की राजधानी बन गई थी और ये रियासत वाला काम खत्म हो गया था। ओके। तीसरा जो राजा था उसका नाम था रामदेव या राजदेव। रामदेव या राजदेव ने किसका निर्माण कराया था? कदमी महलों का निर्माण कराया था। आमेर में कदमी के महलों का निर्माण कराया था। अब जयपुर के जो भी राजा गद्दी पर बैठता था उसका राज तिलक किन महलों में होता था? कदमी महलों में ही उसका राज तिलक होता था। तो आमेर वंश के राजाओं का राज तिलक किन महलों में होता था? कदमी महलों में होता था। बस। नेक्स्ट, चौथे नंबर पे राजा कौन आएगा? पृथ्वीराज कछवाहा। हालांकि इनके बीच में भी और राजा बनते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती, इसलिए उनको स्किप कर दिया जाता है। मेन राजा याद करने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक राजा आया था पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा के समय 1527 में मेवाड़ में राणा सांगा और बाबर का खानवा का युद्ध हुआ था। भरतपुर में, भरतपुर के खानवा नामक जगह पर मेवाड़ के राजा राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो राणा सांगा ने एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम था पाती परवन की प्रथा। पाती परवन। पाती परवन प्रथा का मतलब था कि राणा सांगा ने सभी राजाओं को आमंत्रण दिया था, राजपूतों में सभी राजाओं को आमंत्रण दिया था कि अपने एकजुट होकर बाबर का सामना करेंगे। तो फिर हर रियासत से कोई ना कोई राजा राणा सांगा की सहायता करने गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस वंश का कौन सा राजा राणा सांगा की सहायता करने गया था। अभी अपने कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं? जयपुर या आमेर राजवंश। तो अपने आमेर राजवंश पर ध्यान देते हैं। आमेर राजवंश में से कौन सा राजा राणा सांगा की सहायता करने गया था? वो था पृथ्वीराज कछवाहा। 1527 खानवा का युद्ध, राणा सांगा की सहायता करने गया था। इसने राणा सांगा की जब बहादुरी देखी तो उससे बहुत प्रसन्न हुआ। इसने अपने एक बेटे का नाम क्या रख दिया? सांगा रख दिया। इसने अपने एक बेटे का नाम सांगा रखा।
इसी सांगा से जयपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है, सांगानेर। जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है सांगानेर। इसकी पत्नी का नाम था बालीबाई, इसकी पत्नी का नाम था बालाबाई, बालाबाई। ये बीकानेर के लूनकरण की बेटी थी। लूनकरण हम 2 बार पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको ये बताता हूँ ना कि हम पृथ्वीराज टोटल कितनी बार पढ़ते हैं, है ना। या और भी कई राजा है, जैसे आपको कहा था उमेद सिंह। उमेद सिंह पूरी हिस्ट्री में कितनी जगह पर पढ़ते हो, 2 जगह पर। एक तो मारवाड़ का उमेद सिंह जिसने ज्वाई बांध बनाया था 1946 में पाली में। एक कोटा बूंदी हड़ौती क्षेत्र का उमेद सिंह जिसने उमेद महल बनवाए थे, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे पृथ्वीराज कितने पढ़ते हो, पृथ्वीराज एक तो पढ़ते हो आप बीकानेर वाला पृथ्वीराज, हालांकि पूरी हिस्ट्री कराऊंगा सारे आ जाएंगे सामने, एक बार ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। एक तो बीकानेर का पृथ्वीराज पढ़ते हो, पृथ्वीराज राठौड़ जिसने वैली किशन रुक्मणी ख्यात लिखी थी। एक आप पढ़ते हो मेवाड़ का पृथ्वीराज सिसोदिया जो घोड़ा बहुत तेज चलाता था, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। एक आप पढ़ते हो अजमेर का पृथ्वीराज चौहान सियोंगिता वाला। ठीक है, तो ये अपने ऐसे ऐसे पृथ्वीराज पढ़ते हैं ना। और एक है जयपुर का पृथ्वीराज। तो टोटल पृथ्वीराज कितने हो गए, 4। मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, जयपुर। बाकी 3 जब हिस्ट्री करेंगे आ जाएगा। एक आपके सामने आ चुका है पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज 4। अब बात चल रही है लूनकरण। हिस्ट्री में लूनकरण 2 बार आते हैं, एक तो बीकानेर का लूनकरण और एक आता है जैसलमेर का लूनकरण। जैसलमेर का लूनकरण लूनकरण भाटी जिसके समय आधा साका हुआ था, अर्ध साका, अमीर अली के साथ, अमीर का पिंडा अमीर अली के साथ 1550 में। और दूसरा लूनकरण है बीकानेर वाला। बीकानेर में एक लूनकरण था जिसके नाम से लूनकरण सर शहर भी है और लूनकरण झील भी है। आई बात। तो जो बीकानेर वाला लूनकरण है उसकी बेटी का नाम था बालाबाई। बीकानेर वाले लूनकरण की बेटी का नाम, इस बालाबाई ने अपनी शादी से पहले ही कृष्णदास पयारी से रामानंद संप्रदाय की दीक्षा ली थी। शादी से पहले कृष्णदास पयारी से रामानंद संप्रदाय की दीक्षा ली थी। फिर इसकी शादी किससे हुई, पृथ्वीराज से हुई। जब इनकी शादी पृथ्वीराज से हुई, अब इसने कृष्णदास पयारी से दीक्षा ली हुई थी, अब इसका वो जयपुर क्या बन गया, ससुराल। गुरु कौन है, तो फिर कृष्णदास पयारी ने गलता जी में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। आई बात समझ। संत संप्रदाय करते हैं ना कल्चर में, एक संप्रदाय पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, रामानंद संप्रदाय। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की पीठ कहां पर है, जयपुर के गलता जी में। क्यों, क्योंकि जयपुर की जो बहू थी बालाबाई, जिसका मायका कहां पे था, बीकानेर में, उसने इनसे दीक्षा ली हुई थी पहले ही। तो जब वो इधर आ गई तो उसके गुरु ने भी यहां पे क्या कर दी, स्थापना कर दी। उसके अलावा पृथ्वीराज की लास्ट बात, पृथ्वीराज के टोटल 12 बेटे थे, 12 बेटे थे। तो उसको यह था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे उत्तराधिकारी युद्ध के लिए लड़ना पड़े, इसलिए इसने जयपुर को क्या कर दिया था, 12 भागों में बांट दिया था। फिर जयपुर को कहा जाता था 12 कोटड़ी, 12 कोटड़ी। इतना सा मैटर याद कर लेना बहुत आपके लिए, पृथ्वीराज के लिए। क्या क्या याद किया, महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए जयपुर से कौन आया था, पृथ्वीराज कछवाहा आया था, पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा की उस पत्नी का नाम क्या था, क्योंकि पत्नियां बहुत होती हैं इनकी, उस पत्नी का नाम क्या था जिसने कृष्णदास पयारी से रामानंद संप्रदाय की दीक्षा ली थी, बालाबाई। और बाद में कृष्णदास पयारी ने ही जयपुर में रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। पृथ्वीराज के 12 बेटे थे, उनके लिए इन्होंने जयपुर को 12 भागों में बांटा, जिसे क्या कहा जाता है, 12 कोटड़ी। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट राजा आया था रतन सिंह। रतन सिंह, रतन सिंह के लिए एक ही लाइन याद रखना, हालांकि आपकी किताबों में 8-10 लाइनें लिखी हुई है कि सुंदरियों में खोया रहता था, सारा दिन ऐशो आराम करता था, किसी चीज पे ध्यान नहीं देता था। ये एग्जाम में नहीं पूछते। एक ही लाइन याद रखना, इसके समय दिल्ली का राजा बन गया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, थोड़ा सा आपको मैं मुगल काल बता दूं हल्का सा। मुगलों में सबसे पहले मुगलों में आया था बाबर, क्योंकि आज हमें जरूरत पड़ेगी, आज हमें अकबर की भी जरूरत पड़ेगी, जहांगीर की भी जरूरत पड़ेगी, शाहजहां की भी जरूरत पड़ेगी, औरंगजेब की जरूरत पड़ेगी,
आज की क्लास में। तो मैं थोड़ा सा इसका वर्णन कर दूं। घर पे जब आप नोट्स बनाओगे तो इसको भी साइड में कहीं पे लिख लेना। भारत में सबसे पहले मुगल बादशाह कौन आया था? बाबर आया था 1526 में, पानीपत का युद्ध लड़के इब्राहिम लोदी के साथ। फिर इसने खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के साथ। सबसे पहले मुगल सत्ता की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। 1530 में बाबर मर गया, इसका बेटा गद्दी पर बैठा, हुमायूं। हुमायूं हुमायूं को 1539 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1539-40 में शेरशाह सूरी ने हरा दिया। किसने हरा दिया? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं भारत छोड़कर चला गया, मरा नहीं, भारत छोड़कर चला गया। गद्दी पर कौन बैठ गया? शेरशाह सूरी। ये अफगान है, ये अफगान है। और ये कौन है? मुगल है, ये मुगल है। शेरशाह सूरी खुद 1545 में मर गया था। शेरशाह सूरी मरा कब था? 5 साल बाद मर गया था, 1545 में। फिर इसका बेटा गद्दी पर बैठा था, फिर इसका एक और रिश्तेदार गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और वो इतने बहादुर नहीं थे तो अफगान वंश टूट गया था, कोई मेन सत्ताधारी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा था। आ रही बात समझ? इसका फायदा फिर हुमायूं ने उठाया 1555 में, ठीक है। तो यहां पर तक समझ आ गया। तो मुगल बादशाहों में पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला जयपुर का राजा कौन था? रतन सिंह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गद्दी पर बैठा था बहारमल, इसे बिहारी मल भी कहते हैं। जयपुर का सिस्टेमेटिकली तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, अगर जहाँ से जो सन के अकॉर्डिंग क्रम स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बहारमल से। बहारमल से, क्योंकि इसके बाद जो हम राजा पढ़ेंगे वो बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे। बहारमल से पहले पता नहीं कितने ही राजा बने होंगे, लेकिन हमने कितने पढ़े? मात्र 5। उनको स्किप करते रहे हम, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, सिर्फ 5 ही पढ़े। लेकिन बहारमल और उसके बाद जो भी राजा बनेगा उन्हें सभी को हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम उनका सन देखना पड़ेगा। तो गद्दी पर बैठा बहारमल, कब बैठा? 1547 में। और इसकी डेथ कब होती है? 1574 में। 1547 से 1574। तो अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, यह सब हम सन के अकॉर्डिंग करेंगे। सब 1547 बहारमल गद्दी पर बैठा, बहारमल गद्दी पर बैठा। 1556 इससे पता लग गया कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ चुका है? अकबर बैठ चुके हैं। ये चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था बहारमल। इसने सोचा क्यों ना अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाए। तो ये 1556 में अकबर से क्या करता है? दिल्ली जाकर मुलाकात करता है, दिल्ली जाकर मुलाकात करता है। अकबर से क्या करता है? दिल्ली जाकर मुलाकात करता है, लेकिन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता। अभी सिर्फ उससे मुलाकात ही करेगा, ठीक है। और किसकी सहायता से? इसकी मजनू खान। 1556 में किसकी सहायता से इसने अकबर से मुलाकात की? मजनू खान के। बीच में बिचौला तो चाहिए ना। मजनू खान की सहायता से इसने अकबर से क्या की थी? मुलाकात की थी 1556। समझ आ गई बात? अब इसे पता लगा कि 1562 में अकबर दिल्ली से अजमेर जा रहा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में माथा टेकने, और रास्ते में वो हमारे जयपुर से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो इसने सोचा कि ये बहुत अच्छा है कि जब मैं सिर्फ उससे मिलने ही गया था 1556 में, सिर्फ मुलाकात की थी, अब ये अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो ही मेरे जो दुश्मन थे उन्होंने मेरे पे मतलब हमले रोक दिए थे, है ना। अगर मैंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इसके साथ रिश्तेदारी डाल ली, फिर तो कहना ही क्या। तो जब अकबर अजमेर जा रहा था 1562 में, और रास्ते में आराम करने के लिए सांगानेर रुका। कहाँ रुका? सांगानेर। तब बहारमल ने चगताई खान की सहायता से, चगताई खान की सहायता से अकबर से सांगानेर में मुलाकात की। कहाँ मुलाकात की? सांगानेर में। वैसे तो डेट पूछते नहीं है, याद देख लेना। 20 जनवरी 1562 की बात है ये। 20 जनवरी 1562 को अकबर से मुलाकात की और अकबर की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली।
तो पूरे राजपुताना के उस राजा का नाम बताइए जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो वंश कौन सा है? कछवाहा वंश। राजा का नाम पूछे तो बारमल या बिहारीमल, 1562। और अकबर के सामने अपनी बेटी का शादी का प्रस्ताव रखा। अकबर ने हाथों हाथ हाँ नहीं करी। अकबर पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेकने जाते हैं, फिर अपने साथियों से इस चीज़ के बारे में चर्चा करता है। आते वक्त अकबर इस चीज़ के लिए क्या कर देते हैं? हाँ कर देते हैं। और 6 फरवरी 1562 को 6 फरवरी 1562 को सांबर में, जयपुर में ना सांबर में अकबर और जोधाबाई की क्या होती है? शादी होती है। ये जोधाबाई कौन है? बारमल की बेटी है। हालांकि इसका नाम क्या पढ़ने को मिलता है? हरखाबाई। और कुछ इतिहासकार इसका नाम बताते ही नहीं है, कुछ इसका नाम हरखाबाई बताते हैं। लेकिन एक मूवी आई थी के आसिफ की, मुगले आजम, उसके अंदर इसका नाम क्या बताया गया था? जोधा। तब से ही अपनी जुबान पे इसका नाम जोधा ही चढ़ गया। तो जोधा अकबर या हरखा और अकबर की शादी कब हुई थी? 1562 में। तो मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध किसने बनाए? कछवाहा वंश ने। किस राजा ने बनाए? राजा बारमल ने। अधीनता स्वीकार करने वाला भी बारमल, वैवाहिक संबंध बनाने वाला भी बारमल। सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे के पूरे राजस्थान का पहला राजा जिसने ये काम किया। 6 फरवरी 1562 सांबर के किनारे इनकी शादी हुई थी। इतना समझ आया? और अकबर और जोधा से जो बेटा हुआ था, उस बेटे का नाम था जहांगीर। क्या था? जहांगीर, जिसे क्या कहते थे? सलीम। सलीम नाम इसलिए रखा था, इनके कोई औलाद हो नहीं रही थी, तो किसने कहा था? फतेहपुर सीकरी। यह पड़ता है आगरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, यूपी में। फतेहपुर सीकरी में एक बाबा है जिसका नाम है शेख सलीम चिश्ती। आप उसकी दरगाह पर माथा टेकने जाओ, तो अकबर उसकी दरगाह पर माथा टेकने जाता है। उसके आशीर्वाद से इसको बच्चे पैदा होते हैं। इसको तो क्या होता है? उसकी वाइफ को बच्चे पैदा होते हैं। उसका नाम इसने क्या रखा? सलीम। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आशीर्वाद से था सलीम। और ये खुद उसको कहते हैं शेखू बाबा। क्या कहते हैं? शेखू बाबा। ठीक है। 1568 अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। यह था चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। चित्तौड़गढ़ पढ़ेंगे मेवाड़। मेवाड़ में कुल कितने साके हुए थे? 3। तीसरा साका हुआ था 1567-68 में। तो इस साके में अकबर, राजपुताने के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर की सहायता की थी। तो जयपुर का राजा बारमल ने अकबर की इसमें क्या की थी? सहायता की थी। क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद अकबर ने नागौर के अंदर क्या रखा था? दरबार। 1570 में नागौर दरबार। नागौर दरबार का मतलब था कि जितने भी राजपूत राजा हैं वो मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। अकबर ने ये अनाउंसमेंट की थी, हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे? युद्ध करेंगे। तो राजस्थान के 2 जगह, मारवाड़ का चंद्रसेन, मेवाड़ का उदय सिंह, इन दोनों ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो नागौर दरबार 1570। और कईयों ने अपनी बेटी की शादी भी अकबर से की थी इस दौरान। और 1574 में बारमल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बारमल के लिए क्या क्या सन याद करने हैं? 1547 में गद्दी पर बैठा, साथ साथ याद होनी चाहिए क्लास में। बताइए, बारमल 1547 में, उसके बाद 1556 में अकबर से मुलाकात की मजनू खान की सहायता से, 1562 में चगताई खान की सहायता से सांगानेर में अधीनता स्वीकार की, और सांबर में इन दोनों की शादी कर दी, जोधा और अकबर की, 6 फरवरी 1562। 1568 में चित्तौड़ आक्रमण में सहायता की बारमल ने अकबर की। 1570 में नागौर दरबार में भी सहायता की। 1574 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी बारमल की। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला ये पहला राजा था, वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहला राजा था। अकबर ने इसको 5000 की क्या दी थी? मनसबदारी। मुगलों से सबसे पहले मनसबदारी लेने वाला राजा भी बारमल। मनसबदारी होती थी जिसको जात और सवार, सैनिक और घोड़े वगैरह दिए जाते थे। ठीक है। और राजा की क्या दी थी? उपाधि। एक अमीर उल उमरा की उपाधि भी इसको दी थी, अमीर उल उमरा। 5000 की मनसबदारी, राजा की उपाधि, अमीर उल उमरा की उपाधि।
ये सब कुछ बारमल को मिला था। ये सब कुछ दिया किसने था? अकबर ने। हो जाएगा बारमल। बारमल के बाद गद्दी पर बैठा था इसका बेटा भगवंत दास, जिसे भगवान दास भी कहा जाता है। 1574 से 1589, 1574 से 1589। अब इसकी क्या खास बात है? गद्दी पर बैठने से पहले, गद्दी पर तो 1574 में बैठा था, गद्दी पर बैठने से पहले 1573 में जब महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, तो अकबर ने कहा था कि मैं महाराणा प्रताप पे अभी आक्रमण नहीं करूंगा, पहले महाराणा प्रताप को समझाया जाएगा। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 बार अलग अलग बंदों को भेजा गया था, जिसे कहा जाता है शिष्टमंडल। तीसरे नंबर पे कौन गया था? भगवंत दास। पहले नंबर पर गया था जलाल खां कोची, 2 नंबर पे गया था मान सिंह, 3 नंबर पे गया था भगवंत दास, 4 नंबर पे गया था टोडरमल। अभी अपना टारगेट है भगवंत दास, तो इसकी याद रखने, ये 1573 में तीसरे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप से मिलने गया था कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। 1574 में गद्दी पर बैठा, 1574 में। 1585 में इसने अपनी बेटी मान बाई की शादी किससे की थी? जहांगीर से की थी। मान बाई की शादी जहांगीर से की थी। इनसे जो बच्चा उत्पन्न हुआ था उनका नाम क्या था? खुसरो। खुसरो, समझा रही बात? खुसरो। मान बाई और जहांगीर की शादी की गई थी, ठीक है, 13 फरवरी 1585। बाप की शादी हुई थी 6 फरवरी को, बेटे की शादी हुई थी 13 फरवरी को, 1562-1585। मान बाई और जहांगीर की शादी हुई थी। मान बाई को मुगल रियासत में शाह बेगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाह बेगम। और जहांगीर, जो जहांगीर इसको सुल्तान निसा कहता था। जहांगीर इसे क्या कहता था? सुल्तान निसा। मान बाई को, मान बाई मन भावती। तो मान बाई भगवंत दास की बेटी थी, मान सिंह आगे करेंगे, मान सिंह की बहन थी। इसकी शादी जहांगीर से हुई थी और इनसे जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम क्या था? खुसरो था। 1589 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? भगवंत दास की। कहां पर? लाहौर में। यह भगवंत दास कंप्लीट हुआ। तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं। भगवंत दास यानी भगवान दास 1573 में तीसरे शिष्टमंडल के रूप में गया था। 1574 में गद्दी पर बैठा था। 1585 में अपनी बेटी की शादी की थी। 89 में मर गया था। देखा जाए तो मेन 2 ही पॉइंट है, 1585 में शादी, 1573 में तीसरा शिष्टमंडल। इसे भी अकबर के द्वारा 5000 की मनसबदारी, राजा की उपाधि, अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, भगवंत दास तो यहीं पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए, ये जो जहांगीर था, जहांगीर शराब बहुत पिया करता था। ये चीज़ मान बाई को पसंद नहीं थी। इसने जहांगीर को बहुत समझाया था, लेकिन जहांगीर नहीं माना। इसने दुखी होकर 1604 में अफीम खाकर, अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो जहांगीर की पत्नी कौन थी? मान बाई, जिसने अफीम खाकर क्या कर ली थी? आत्महत्या। 1605 में किसकी मृत्यु हो गई थी? खुद अकबर की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। अकबर 1605 में मरा था और गद्दी पर कौन बैठा था? जहांगीर। हालांकि अकबर भी जहांगीर की हरकतों से तंग था। अकबर ने भी कहा था मेरे मरने के बाद जहांगीर नहीं बल्कि जहांगीर का बेटा खुसरो गद्दी पर बैठेगा, खुसरो गद्दी पर बैठेगा। लेकिन एन टाइम पर अकबर ने वापिस किसको घोषित कर दिया था? जहांगीर को। इसलिए इन दोनों बाप बेटे में क्या पैदा हो गया था? मनमुटाव पैदा हो गया था। तो खुसरो का एक मनमुटाव तो ये था, इसकी मां ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। किसके कारण? दूसरा, अच्छा खासा राजा बन रहा था, फिर भी इसने बाप ने इसको बनने नहीं दिया। इसलिए जहांगीर और खुसरो में मनमुटाव हो गया। अब जहांगीर खुसरो को कहता कि मैं तेरे को मारूंगा। खुसरो भाग के चला गया सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के पास। अर्जुन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया और इसकी सहायता दे करने का वचन दिया। यह बात जहांगीर को अच्छी नहीं लगी, तो जहांगीर ने
अर्जुन देव जी को दिल्ली बुलाकर उसको फांसी लगवा दी। तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने की थी 1606 में। मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट शॉर्ट में लिखे हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। 1606 में किसको फांसी दी गई? अर्जुन देव जी को फांसी दी गई। तो 1604 में मानबाई मर गई, 5 में अकबर और 1606 में अर्जुन देव जी शहीद हुए। क्लियर है कंसेप्ट? ये अपना कौन कंप्लीट हुआ? भगवंत दास। हालांकि यहां तक हमने कल की क्लास में कर लिया था, आज मैंने आपको रिपीट करा दी। नेक्स्ट गद्दी पर बैठेगा मान सिंह। मुगलों में पहला बहादुर राजा मान सिंह। मुगलों में जो पहला बहादुर राजा माना गया है वो कौन माना गया है? मान सिंह। गद्दी पर बैठेगा 1589। पिता की मृत्यु 1589 में हुई है और 1614 तक, 1589 से 1614, 1589 से 1614। अब इसके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं देखिए। एक तो इसने 2 मुगल बादशाहों का समय देखा, दोनों की खूब सेवा की। कौन कौन सा? इसके समय एक पहले तो था अकबर। अकबर 1605 में मर गया। 1605 से लेकर 1614 तक इसने किसकी सेवा की? जहांगीर। तो मान सिंह ने कितने राजाओं का समय देखा? 2 मुगल बादशाहों का समय देखा, अकबर और जहांगीर। क्लियर है? मान सिंह का जन्म 1550 में हुआ था। इसके गद्दी पर बैठने से पहले के भी कुछ फैक्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 1550 में इसका जन्म हुआ था। इसका फादर भगवंत दास 1562 में ही इसको अकबर के दरबार में ले गया था। अकबर के दरबार में ले गया, तब इसकी उम्र मात्र 12 साल की थी मान सिंह की। कहते हैं मान सिंह देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं था, घुंघराले बाल थे, पक्का रंग था, बेडोल सा शरीर था। बेडोल समझते हो ना? ठीक है, बेडोल सा शरीर था। ठीक है, ओके। अकबर ने जाते ही पूछा कि जब खुदा नूर बांट रहा था तो तू कहाँ था? जब भगवान नूर बांट रहा था तो तू कहाँ था? इसने भी बड़ा निर्भीकता से आंसर दिया। कहता तब मैं उस लाइन में खड़ा था जहां पर बहादुरी और उदारता बांटी जा रही थी। उदारता होता है दानवीरता, दयालुपन। जहां पर बहादुरी और उदारता बांटी जा रही थी, मैं उस लाइन में सबसे आगे आगे था। इसलिए मैं दुश्मन को कभी पीठ और मांगने वाले को कभी जवाब नहीं देता। तो जैसे इसने इतनी बहादुरी से जवाब दिया, अकबर को बहुत प्रसन्न हुआ अकबर इससे, और अकबर ने इसको अपने दरबार में रख लिया। अकबर का सबसे विश्वसनीय बंदा कौन था? मान सिंह। अकबर का सबसे विश्वसनीय बंदा मान सिंह था। अकबर ने मान सिंह को 7000 की मनसबदारी दी थी। अकबर के समय बाबर, जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके समय इतनी मनसबदारी किसी को भी नहीं दी गई थी। अगर दी जाती थी तो खुद अपने रिश्तेदारों को दी जाती थी। लेकिन एक राजपूत राजा को इतनी बड़ी मनसबदारी देने वाला पहला राजा कौन था? अकबर था। हालांकि जहांगीर और शाहजहां के समय तो और भी ज़्यादा मनसबदारी दी जाती थी, लेकिन राजपूतों में पहला राजा जिसको इतनी बड़ी मनसबदारी मिली वो कौन था? मान सिंह। 7000 की मनसबदारी अकबर ने एक और बंदे को दी थी, वो था मिर्जा अजीज कोका। ये तो खुद मुसलमान था। अकबर के दरबार में 7000 की मनसबदारी सिर्फ 2 ही लोगों को दी गई थी। एक था मिर्जा अजीज कोका और दूसरा था जयपुर का मान सिंह, भगवंत दास का बेटा। आई बात समझ? 1562 में अकबर के दरबार में, और 1562 के बाद 1614 तक इसने क्या की? अकबर की और जहांगीर की सेवा की। ओके, नेक्स्ट 1568। अकबर को बहादुरी दिखाने का इसको सबसे पहला मौका मिला 1568 में। 1568 में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। रणथंभौर का राजा था सुरजनहाड़ा।
ये अकबर का विद्रोही था, अकबर का विद्रोही था। लेकिन मान सिंह ने बिना युद्ध लड़े सुरजनहाड़ा से अकबर की क्या करवा ली, अधीनता स्वीकार करवा ली। तो सुरजनहाड़ा से बिना युद्ध किए मान सिंह ने इसको क्या करवा ली, अकबर की अधीनता स्वीकार करवा ली। यहाँ पर सबसे पहले इसको अकबर के सामने बहादुरी का पेश करने का मौका मिला था, किसको, मान सिंह को। तो 1568 रणथंभौर अभियान, मान सिंह का पहला अभियान। अकबर के दरबार में आने के बाद मान सिंह का पहला अभियान कौन सा था, रणथंभौर अभियान। इसके बाद चलते हैं अपने मान सिंह में 1573, ये 69 आएगा, सॉरी 1573 दूसरा शिष्टमंडल किसके लिए, महाराणा प्रताप के लिए। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरा शिष्टमंडल कौन गया था, तीसरा कौन गया था, इसका पिता भगवंत दास। मतलब बेटा पहले गया था, बाप बाद में गया था, दूसरा शिष्टमंडल ये गया था। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने थे और बाद में ये हुआ था कि इसका नतीजा क्या निकला था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट 18 जून 1576। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आप तारीख बताओगे 18 जून 1576। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इनका कहना था कि 18 जून को दोनों सेनाएं आमने सामने तो हुई थी, लेकिन इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था। युद्ध इन्होंने कब स्टार्ट किया था, 21 जून को। अगर ये चीज़ मेंशन कर दे डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, 21 जून को हुआ था। बाकी हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत कुछ बताने वाला है, वो अपने तब करेंगे जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप करेंगे, मेवाड़ का महाराणा प्रताप करेंगे। फिर एक सीक्वेंस बना रहता है, हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिबेर, मैराथन, वो सब एक सीक्वेंस रहता है, तब करेंगे। आप सिर्फ इतना याद करना, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर की ओर से कौन आया था, मान सिंह। अकबर खुद नहीं गया था, अकबर ने किसको भेजा था, मान सिंह को भेजा था हल्दी घाटी के युद्ध में। और ये युद्ध निर्णायक रहा था, ना कोई जीता ना कोई हारा, क्योंकि महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे। क्लियर है। 1576 के बाद 1576 के बाद अपने पढ़ेंगे 1581। अकबर ने इसको काबुल अभियान पर भेजा था, अफगानिस्तान। कहां पर भेजा था, काबुल अभियान पे, इंपॉर्टेंट है। 1581 में काबुल पर विजय प्राप्त किसने की थी, मान सिंह ने। कहते हैं बाद में जब अंग्रेजों का समय आया था, अंग्रेज भी काबुल को नहीं जीत पाए थे, लेकिन काबुल को किसने जीत के दिखाया था, मान सिंह ने। और जब इसने काबुल विजय की तो 1585 में खुश होकर अकबर ने इसको काबुल का सूबेदार बना दिया। इसे काबुल का क्या बना दिया, सूबेदार। 1581 में काबुल अभियान पर गया था और 1585 में इसको काबुल की सूबेदारी दे दी गई। इसके साथ 10,000 की मनसबदारी भी दी गई। अकबर के द्वारा 10,000 की मनसबदारी, 5,000 जात और 5,000 सवार। एक ये याद रखना, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले इसके पास कितनी मनसबदारी थी, 7,000 की। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में जब यह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था तो अकबर ने नाराज होकर इसकी मनसबदारी 2,000 कम कर दी थी। 2,000 कम कर दी थी, मतलब कितनी कर दी थी, 5,000। फिर कहते हैं कुछ समय बाद वापिस 7,000 कर दी थी। लेकिन ये याद रखिएगा कि मान सिंह की मनसबदारी को कम कब किया गया था, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। फिर 1581 में ये काबुल अभियान पर गया, काबुल में विजय प्राप्त की। 1585 में इसको काबुल की क्या दे दी गई, सूबेदारी दे दी गई, और इसको 10,000 की क्या दी गई, मनसबदारी दी गई। और इसने तभी जयपुर आते समय जयपुर का झंडा पंचरंगा में बदल दिया। काबुल अभियान से लौटते वक्त मान सिंह ने जयपुर का झंडा बदल दिया। जयपुर का झंडा पहले सफ़ेद रंग का होता था, उसके बाद 5 रंग का हो गया,
जिसमें मुख्य है लाल, हरा, नीला। रंग पूछते नहीं है वैसे, पीला, काला भी है क्या? 3 और 2 5, ठीक है। लाल, हरा, पीला, नीला, काला, ठीक है। 15, ये मैं आपको याद करा दूंगा सारे, एक बार सुनते रहिए। 1587 में इसको कहाँ का सूबेदार बना दिया गया? बिहार का सूबेदार बनाया गया। 1587 में इसको बिहार का सूबेदार बनाया गया। 1589 में इसके पिता की डेथ होगी। और ये गद्दी पर कब बैठा था? ये देखिए, गद्दी पर कब बैठा था? 1589 में। अभी तक हमने जो मान सिंह के बारे में पढ़ा वो गद्दी पर बैठने से पहले की बातें हैं। 1589 में यह गद्दी पर बैठा और इसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? पहला राज्याभिषेक पटना में हुआ और उसके बाद विधिवत रूप से इसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? आमेर में। पहली बार पटना में क्यों? क्योंकि उस समय यह बिहार का सूबेदार था और यह हुआ करता था जब राजाओं में जब किसी का बाप मर जाता था तो उसका लड़का जिसने राजा बनना है, यानी युवराज, जो राजा बनता है उसको युवराज, क्योंकि और भी तो बेटे होते हैं, जिसको बाप ने कहा था कि तू राजा बनेगा उसको युवराज कहा जाता था। तो युवराज जिस जगह पर होता था उसी जगह पर ही उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता था। तो उस समय मान सिंह कहां पे था? बिहार। तो बिहार के पटना में इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था जब इसको सूचना मिली थी कि इसके फादर एक्सपायर हो गए। फिर जो रीति रिवाजों से करना होता है राज्याभिषेक, वो घर आकर कहां पर किया था? आमेर में। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, पहला पटना, दूसरा आमेर। क्लियर? 1589। उसके बाद 1592 आमेर के महलों का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा जाता है, आमेर महलों का निर्माण किसने किया? आमेर महलों का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने किया। आमेर महलों का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने किया। 1594 में इसको बंगाल का सूबेदार बनाया गया। तो अकबर के समय इसको कितने प्रकार की सूबेदारी दी गई थी? 3 जगहों की सूबेदारी दी गई थी, काबुल, बिहार, बंगाल। 1585 काबुल जो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की राजधानी वर्तमान में। 2 नंबर पे बिहार 1587 में और 1589 में इसका राज्याभिषेक वहीं पर हुआ था। और 1594 में बंगाल, बंगाल की सूबेदारी दी गई। और जब इसको बंगाल की सूबेदारी दी गई, इसने क्या किया? बंगाल की राजधानी उस समय चल रही थी टांडा। टांडा को हटाकर टांडा की जगह एक इसने शहर बसाया था वहां पे, जिसका नाम था अकबर नगर। बंगाल में एक शहर बसाया था अकबर नगर। किसने बसाया था? मान सिंह ने। इसने 1594 में बंगाल की राजधानी टांडा की जगह क्या कर दी? अकबर नगर। इस अकबर नगर को वर्तमान में राजमहल कहा जाता है। इसी अकबर नगर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? राजमहल कहा जाता है। उसके बाद 1604 में, अब सुनते रहिए, इसको आपको मैं सारा याद करा दूंगा। 1604 में बंगाल के राजा केदार से युद्ध लड़ा था और यहाँ पे इसकी जीत हुई थी मान सिंह की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बंगाल के राजा केदार को हराकर यहाँ से शीला माता की मूर्ति उठा लाया था। कौन सी मूर्ति? शीला माता की मूर्ति ये बंगाल से लेकर आया था, जो वर्तमान में इसने कहाँ पे, बाद में इसने कहाँ पे रख दी? आमेर के किले में रख दी। वर्तमान में शीला माता का मंदिर, कल्चर में पढ़ते हैं, शीला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है, आमेर में है। शीतला माता है चाकसू में। शीतला माता का चाकसू में है। शीतला माता का मान सिंह से कोई लेना देना नहीं। शीला माता का कहाँ पर है? आमेर में है, आमेर के किले में है। और ये शीला माता की मूर्ति की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने। कहाँ से लेकर आया था? बंगाल से। बंगाल के किस राजा को हराकर? राजा केदार, कई बुकों में कैदास भी आ जाता है, केदार या कैदास को हरा के 1604 में। 1605 में कौन मर गया? मान सिंह। अकबर। कौन मर गया? अकबर मर गया। गद्दी पर कौन बैठ गया? जहांगीर। जहांगीर गद्दी पर बैठ गया। 1604 में अकबर की मृत्यु
और जहांगीर गद्दी पर बैठा। अब इसके बाद ये किसके साथ काम करेगा, किसकी सेवा में लग जाएगा, जहांगीर की सेवा में लग जाएगा। हालांकि थोड़ी सी स्टोरी यहाँ से ये भी निकल के आती है, काम की तो नहीं आपकी कोई खास, कि जहांगीर इसको पसंद नहीं करता था। क्यों? सुंदर नहीं था देखने में, इसलिए। अकबर क्या अकबर के साथ रहता था? बोलो ऊंचा बोलो। जहांगीर मान सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वाई? इसकी मनसबदारी भी आते कम कर दी थी। ये मान बाई का भाई है जिसने 1604 में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। और उसने क्यों खाई थी? जहांगीर के कारण। तो मान सिंह, तो जहांगीर मान सिंह का क्या लगता है? जीजा। मान सिंह उसका क्या लगता है? साला। तो जीजे ने उसकी बहन को मारा था, तो जहांगीर, तो आपस में मनमुटाव था। उसके बाद खुसरो क्या लगता था? मान सिंह का भांजा। इतनी रिश्तेदारी तो निकाल सकते हो। खुसरो लगता था भांजा, जो इधर उधर भटकता फिर रहा था। तो मान सिंह इनडायरेक्टली किसका साथ दे रहा था? खुसरो का, जिसका पता किसको लगा? जहांगीर को। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठती इसकी मनसबदारी कम कर दी थी और इसको इधर उधर भेजे रखता था, टिक कर बैठने नहीं देता था। कभी इधर चला जा, कभी उधर चला जा, अभियान पे भेजे रखता था। इसको 1614 में भेजा था साउथ में। 1614 में दक्षिण भारत के अभियान पर था। और दक्षिण भारत के जब ये अभियान पर था 1614 में, तो एलिचपुर नामक जगह पर, एलिचपुर नामक जगह जो अहमदनगर महाराष्ट्र में आती है, वहां पे इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद इसने और क्या क्या फैक्ट है वो बताता हूं थोड़े बहुत। और ये सन आपने याद करना है, एक बार पढ़ो और मेरे को सुनाओ। मानसिंह पढ़ो। हाँ सॉरी, यहां से एक बार रीडिंग करिए, सुनता हूं मैं आपसे। पढ़ा क्या? मान सिंह 1550 में गद्दी पर बैठा, 1562 में अकबर के दरबार में चला गया, है ना, अकबर की सेवा में चला गया। 1569 में, 1562 था, 1569 में रणथंभौर अभियान पर इसने बहादुरी दिखाई। 1569, 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने गया। 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध किया। 1581 में काबुल गया, काबुल विजय प्राप्त की। 1585 में काबुल की सूबेदारी मिल गई। और उधर से 1585 में अगर आप पिछला पढ़ोगे तो इसके बाप ने अपनी बेटी की शादी भी उससे की थी, मान भाई की, वो भी 1585 है, सेम सेम याद कर लेना। 1587 में इसको कहाँ की सूबेदारी मिली? बिहार की। और जब ये 1587 में इसको बिहार की सूबेदारी मिली, उस समय ये बिहार में था। 1589 में इसके पिता की डेथ होगी, तो इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में। तो मिर्जा राजा मान सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? पटना में। सिखों के कौन से गुरु का जन्म पटना में है? सिखों के कौन से गुरु का जन्म पटना का है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ओके, और कोई स्टूडेंट? सिखों के कौन से गुरु का जन्म पटना का है? बस आप, हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह जी। एक आपने हाथ ऊपर किया था, गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ का है? पटना का है, ठीक है। तो मिर्जा राजा मान सिंह का जो राज्याभिषेक का कहाँ हुआ था? पटना में, 1589 में, ठीक है। फिर विधिवत रूप से आमेर में। 1592 में आमेर के महलों का निर्माण, तो आमेर के जो इतने सुंदर महल हैं उनका निर्माण किसने किया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने किया था, मिर्जा राजा मान सिंह ने किया था। 1594 में इसको कहाँ की सूबेदारी मिली थी? बंगाल की,
बंगाल की। हालांकि बंगाल की सूबेदारी 3 बार मिली थी, इतना नहीं पूछते आप, तो इतना याद रखना अकबर के समय में मान सिंह को कहाँ कहाँ की सूबेदारी मिली थी? 3 जगहों की सूबेदारी मिली थी, काबुल, बिहार, बंगाल। पहले बिहार आता है नक्शे में, मैप में, फिर आगे चलोगे तो बंगाल आता है, काबुल इधर आ गया अफगानिस्तान में, काबुल, बिहार, बंगाल, काबुल, बिहार, बंगाल। काबुल की सूबेदारी 1585, जीता कब था? 81 में, सूबेदारी 85 में, बिहार की 87 में, और बंगाल की 94 में, 1594 में। फिर बंगाल के ही राजा केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति 1604 में कहां पर लेकर आए थे? आमेर में लेकर आए थे। 1605 में अकबर मर गया, 1614 में खुद मर गया, काम खत्म। ये कुछ है, कर लोगे याद? ठीक है। 1585, 87, 89 पर गद्दी पर, 92 में आमेर के महलों का निर्माण, 94 में बंगाल की सूबेदारी, राजधानी टांडा से बदल के अकबर नगर कर दी थी, 1604 में केदार से शिला माता की मूर्ति लेकर आए थे, 5 में अकबर की मृत्यु हुई, जहांगीर गद्दी पर बैठा, और 1614 में दक्षिण भारत में खुद की मृत्यु होगी, क्योंकि जहांगीर ने इनको दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ते हैं मान सिंह के बारे में। ये तो अकॉर्डिंग टू सन याद कर लेना। एक तो अकबर ने मान सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, उसके अलावा फरजंद, फरजंद का मतलब पुत्र यानी बेटा, ठीक है, इसे फरजंद की उपाधि, मिर्जा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि, इसलिए इसका पूरा नाम है मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा की उपाधि, राजा की उपाधि, फरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा इसको दी गई थी। 7000 की मनसबदारी तो मैंने आपको बता ही दिया था, 7000 की मनसबदारी दी थी। पहले 7000 दी थी, हल्दी घाटी के बाद 2000 कम करके 5000 रहेगी, काबुल जीतने के बाद 10,000 दी थी, 5000 जात 5000 सवार, ठीक है। इसके अलावा अकबर के द्वारा, इसके अलावा ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर ने इसको अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। 9 रत्न यानी अकबर के दरबार में जो मल्टी टैलेंटेड, जो टैलेंटेड बंदे थे, वो टोटल कितने थे? 9 थे। इन टैलेंटेड बंदों को अकबर के द्वारा रत्न कहा जाता था, मेरे 9 रत्न, ठीक है। तो ये 9 रत्न कौन कौन से थे वैसे अपने डिस्कस कर लेते हैं। एक तो था अबुल फजल, जो किताबें लिखा करता था, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल का भाई था फैजी। इन दोनों का जन्म वैसे नागौर का है, मुसलमान है ये, राजस्थान के नागौर जिले का जन्म है, अबुल फजल और फैजी। एक अपना ये मान सिंह, एक इनका वित्त मंत्री था टोडरमल, टोडरमल। एक अकबर बीरबल के किस्से सुनते हो तो बीरबल को कैसे भूल सकते हो? बीरबल, बीरबल का वैसे नाम था महेश दास, बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास, बीरबल। एक था बहुत अच्छा संगीत वादक, तबला वादक, तबला वादक था तानसेन, तानसेन, बीरबल, तानसेन। एक था मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, पता नहीं प्याज ज्यादा खाता था, क्या नाम था, मुल्ला दो प्याजा। एक था हकीम हुमाम, हकीम हुमाम, हकीम हुमाम। एक कौन सा रह गया? अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम, इसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर ने इसको उपाधि दी थी खाने खाना। तो 9 रत्न थे कुल मिला के, आप ये तो याद रखो। मान सिंह भी इसके 9 रत्नों में शामिल था, 9 रत्नों में शामिल था। इसके अलावा आप याद कर लो, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो अमर सिंह था, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह था, जब अकबर दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गया था, सॉरी, मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने रूम में गया था। महाराणा प्रताप पहले तो मानने ही नहीं, फिर जब मेहमान आए घर पे उनको खाना खुना तो खिला के भेजेंगे। तो जो रात का डिनर था वो ये बात हुई थी कि उदय सागर झील के किनारे बैठकर दोनों करेंगे, महाराणा प्रताप और मान सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप को इतना गुस्सा था, वो खाना खाने उदय सागर झील पर मान सिंह के पास नहीं गए और अपने बेटे अमर सिंह को भेजा था, अमर सिंह को भेजा था। अमर सिंह और मान सिंह उदय सागर झील के किनारे
जिस बात से कहते हैं मान सिंह को बहुत गुस्सा आया था, मान सिंह काफ़ी नाराज हुआ था कि एक राजा को मिलने राजा ही आ सकते हैं, ऐसे उसका बेटा नहीं आ सकता। क्लियर है? अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे। ये अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप का बेटा है। एक ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा आप ये याद रखिएगा, अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही। इसमें सारा कर्ता धर्ता खुद अकबर होता था। अकबर सभी को कहता था कि आप ये लोग धर्म अपनाओ और उसमें भगवान कौन होगा मैं खुद दूंगा, दीन ए इलाही। जब मान सिंह को कहा गया कि तू भी दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार कर, तो मान सिंह ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। मान सिंह ने कहा था कि मैं वैसे ही आपके प्रति बहुत वफादार हूं। ठीक है, जब भगवान ने मोहर लगाई दी कि मैं हिंदू हूं, फिर ये धर्म स्वीकार करने का क्या मतलब है? अगर धर्म स्वीकार करने का मतलब ये है इससे आपको मेरी वफादारी साबित होती है, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही सारा दिन अपने प्राण अपने हाथ में लेकर घूमता हूं। आप कभी मर्जी मेरे को बोलो तो मैं आपके लिए प्राण त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपका धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कहना था इससे कुछ साबित नहीं होता। जब भगवान ने मेरे को हिंदू बना ही दिया तो बना दिया बस। आप बैठ जाइए 2 मिनट। क्लियर है? समझ आया आपको? तो याद रखिएगा, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही, जिसको मान सिंह ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। हालांकि अकबर ने एक संवत भी चलाया था, इलाही संवत। ठीक है, उसके अलावा अकबर के मान सिंह के समय ही दादू दयाल ने, क्योंकि दादू दयाल ने अपनी कर्म भूमि किसको बनाया था? जयपुर को। संत संप्रदाय में पढ़ते हैं ना, दादू दयाल की कर्म भूमि क्या थी? जयपुर। उस समय मिर्जा राजा मान सिंह थे, तो दादू दयाल ने मान सिंह के समय ही दादूरी वानी की रचना की थी। दादूरी वानी की रचना की थी। तो दादूरी वानी की रचना किसने की थी? दादू दयाल ने। लेकिन यह भी क्वेश्चन बनता है कि जब दादू दयाल ने दादूरी वानी की रचना की थी, या दादू वानी भी कह देते हैं, दादू वानी की रचना की थी, उस समय जयपुर का राजा कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह था। इनके समय एक था मुरारीदान, इसके दरबार में रहता था मुरारीदान। इसने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। मान सिंह के ऊपर कौन सी किताब लिखी थी? मान प्रकाश ग्रंथ। यह किताब किसने लिखी थी? मुरारीदान ने लिखी थी। एक था जगन्नाथ, एक दरबारी था जगन्नाथ, इसने लिखी थी मान कीर्ति मुक्तावली। ये दोनों किताबें तो मान सिंह के ऊपर है, ये वैसे एक संत की किताब है। ये तीनों किताबों की रचना मान सिंह के समय में थी। ठीक है, मान सिंह के समय दादू दयाल ने कौन सी बुक लिखी थी? दादू वानी। मुरारीदान ने उनके ऊपर कौन सी किताब लिखी थी? मान प्रकाश ग्रंथ। जगन्नाथ ने क्या लिखा था? मान कीर्ति मुक्तावली। वैसे इसके दरबार में दरबारी कौन थे? क्योंकि दरबारियों के ऊपर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मान सिंह के दरबार में कौन कौन रहता था? मान सिंह के दरबार में एक तो जगन्नाथ रहता था, एक मुरारीदान रहता था। ये दो तो हमने याद कर ही लिए, जगन्नाथ और मुरारीदान। इसके अलावा इसके दरबार में था हरिनाथ और सुंदरदास। नेक्स्ट, मान सिंह की पत्नी का नाम था कनकावती। मान सिंह की पत्नी का नाम क्या था? मान सिंह के कई बेटे छोटी उम्र में ही मर गए थे, उनमें से सबसे पहले मरा था जगत सिंह। मान सिंह का सबसे पहले बेटा कौन मरा था? जगत सिंह। तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह के ऊपर, जगत सिंह के नाम से जयपुर में एक मंदिर का नाम निर्माण कराया था, जिसका नाम था जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। अब मान सिंह की आदत थी, जहां जाता था कुछ ना कुछ उठा लाता था। काबुल गया था 5 रंग का झंडा ले आया, बंगाल गया तो शिला माता की मूर्ति ले आया। अब चित्तौड़गढ़ पे भी इनका अधिकार है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में मेवाड़ वाले अकबर से हार गए थे, और अकबर के साथ आना जाना किनका था? इन लोगों का।
तो अकबर में आप, तो मेवाड़ में आपको याद हो, मेवाड़ में जो मीरा थी राणा सांगा की बहू, वो किसकी बहुत पूजा करती थी? कृष्ण जी की। और कृष्ण जी का उसने मंदिर भी बनाया था, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के किले में। तो उस चित्तौड़गढ़ के किले से भगवान कृष्ण की मूर्ति कौन उठा लाया? मान सिंह। और किस मंदिर में रखवा दिया? इस मंदिर में उसने भगवान कृष्ण की वही मूर्ति रखवाई जिसकी पूजा कौन करती थी? मीरा। तो इस मंदिर का दूसरा नाम क्या बन गया? मीरा मंदिर। इसे बाद में मीरा मंदिर कहा जाने लगा, इसे ही बाद में मीरा मंदिर कहा जाने लगा। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर वाले को, जिसका निर्माण कनकावती ने कराया था। कनकावती कौन है? मान सिंह की पत्नी है। मान सिंह ने भी कुछ चीज़ों का निर्माण कराया था। मान सिंह ने एक बिहार, जब बिहार का सूबेदार था, फिर बंगाल, बिहार में शहर बनवाया था माननगर अपने नाम से। कौन सा नगर? बंगाल वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, अकबर नगर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? राजमहल। उसके अलावा वृंदावन, वृंदावन राधा गोविंद का मंदिर, ये आपको संत संप्रदाय में पढ़ते हो, गौड़ीय संप्रदाय में राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में किसने बनाया था? बनवाया था मिर्जा राजा मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है। उसके अलावा आमेर में शीला माता का मंदिर, आमेर के किले में शीला माता का मंदिर, आमेर में शीला माता का मंदिर। इसके अलावा पुष्कर में मान महल, अजमेर के पुष्कर में मान महल, अजमेर के पुष्कर में मान महल। ठीक है। तो ये कुछ मान सिंह ने निर्माण कराया था। मान सिंह ने बिहार में माननगर, बंगाल में अकबर नगर, वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर, आमेर में शीला माता मंदिर, पुष्कर में मान महल, इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा मान सिंह के ऊपर एक बात और याद कर लो, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री ये ईरान में चला करती थी। कहाँ चलती थी? ईरान, ईरान में चलती थी। ये ब्लू पोट्री ईरान से लाहौर, ईरान से अकबर लेकर आया था। कौन लेकर आया था? लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। लाहौर से जयपुर, लाहौर से जयपुर कौन लेकर आया? मान सिंह लेकर आया। लाहौर से जयपुर मान सिंह लेकर आया। तो राजस्थान में सबसे पहले ब्लू पोट्री, हस्तकला में पढ़ेंगे, ब्लू पोट्री कौन लेकर आया था? जयपुर का राजा मान सिंह लेकर आया था। कहां से? लाहौर से। ईरान से लाहौर कौन लेकर आया? लाहौर से जयपुर कौन लेकर आया? मान सिंह लेकर आया। आई बात समझ गया? ओके। लेकिन ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फेमस करना, ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फेमस करना या प्रसिद्ध करना, यह काम किसने किया था? सीकर के कृपाल सिंह शेखावत ने। ये लो जी, ये मैंने अपनी तरफ से मान सिंह सारा करवाया है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी मेन बातें अगर आप इतना भी याद कर लोगे तो इतना भी बहुत है, इतना बहुत है। इसी तरीके से चलो, आमेर अपना 2 या 3 अगली 2 क्लासों में अपना आमेर खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसको अच्छे से आप इतना डेटा याद कर लेना। ठीक है। करिए, मान सिंह याद करिए।